Hello students, today we are going to learn about the composition of linear SHM. इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है जिसमें ऑसिलेशन देखा, रिस्टोरिंग फोर्स देखा, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देख लिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर SHMs है। क्लियर है? तो हमारे टॉपिक का नाम है composition of two linear simple harmonic motion. Composition of two linear simple harmonic motion. Clear? ये हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चों क्या है इसका मतलब। यहाँ पर क्या होने वाला है, दो पार्टिकल हम लोग कंसीडर करेंगे। वो दोनों के दोनों पार्टिकल जो है ना वो एक ही एक्सिस से क्रॉस क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। क्लियर है? इस तरह से कि उनका एम्पलीट्यूड और फेज एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, यानी जब पेपर लिखेंगे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इलाबोरेट करेंगे उसको। तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर टू पार्टिकल्स of masses m1 m2 which are traveling along the positive x-axis direction with the displacement x1 and x2 such that amplitude of first particle is a1 while the a2 is the amplitude of second particle and phi1 phi2 are the phase angles of first and second particles respectively. Time period of each particle is same. Clear है? इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि दो पार्टिकल्स हैं जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, सेम एक्सिस के क्रॉस, सेम टाइम पीरियड के साथ। सिर्फ एम्पलीट्यूड और फेज एंगल क्या हो रहा है, उनका अलग अलग हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल के सम के बराबर होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दैट केस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। क्लियर है? तो क्या मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट लिखेंगे कंसीडर two particles performing linear SHM and traveling along the positive x-axis direction with same time period but different amplitude and phase angle। सिर्फ और सिर्फ उनका एम्पलीट्यूड और फेज एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है? कंसीडर करेंगे हम लोग यहाँ पे, कंसीडर x1 and x2 are displacements of first and second particles respectively। Then A1 and A2 क्या हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल्स। आफ्टर दैट phi1 एंड phi2 क्या हो जाएगा, फेज एंगल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल्स। ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। क्लियर है? देन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड particles x1 is equal to, as we know that हम लोग ड्राइव कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है,
x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस phi1, x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi2। क्लियर? ये हमने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल मेंशन कर दिया। अब क्या करना है, ये दोनों पार्टिकल्स के जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का सम जो होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो क्या मेंशन करेंगे, रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। मतलब क्या हुआ समझना है आपको, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच पार्टिकल, ऐसा मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मेंशन करेंगे, सिंस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is equal to the vector sum of displacement of individual particle, therefore x is equal to क्या हो जाएगी इक्वेशन, x1 प्लस x2। ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी। अरे क्लियर है क्या हो गई, x is equal to x1 plus x2। Got it? Since we know that what is the equation of x1, a1 sin omega t plus phi1, that's why x is equal to a1 sin omega t plus phi1 plus a2 sin omega t plus phi2। अब क्या करना है यहाँ पे, a1 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचता है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस phi1। क्लियर? प्लस अगर a2 को निकालता हूं बाहर तो क्या बचता है, साइन ओमेगा टी प्लस phi2। क्लियर है? ये हमको मिल गया। अब यहां पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सिंस मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है बच्चों। तो a के प्लेस पे कौन हो गया, ओमेगा टी, और b के प्लेस पे कौन हो गया, phi1। इसी तरह से यहाँ पे a के प्लेस पे ओमेगा टी हो गया और b के प्लेस पे क्या हो गया, phi2 हो गया। इस फॉर्मूले को जब हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी x इज इक्वल टू a1 बाहर था, ऐसे बाहर लिखना है इसको, इनसाइड द ब्रैकेट क्या मेंशन करेंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी cos phi1, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, साइन ए cos b, cos a sin b, तो साइन ओमेगा टी इंटू cos phi1 प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन phi1। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन ओमेगा टी इंटू cos phi1 प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन phi1, ये मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ बीच में क्या थी, प्लस की साइन। क्लियर है? तो ब्रैकेट के बाहर में प्लस की साइन लगाऊंगा। और क्या हो गया, a2 बाहर था तो a2 को मैंने बाहर लिख दिया, a2 इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगी इक्वेशन, साइन ओमेगा टी इंटू cos phi2 प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन phi2। क्लियर है? ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अब क्या करना है यहाँ पे, आपको a1 को मल्टीप्लाई करना है। तो a1 ये टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से a2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, x इज इक्वल टू, अब हमें मल्टीप्लाई करना है सिर्फ a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi1 प्लस क्या हो जाएगा, a1 cos ओमेगा टी इंटू साइन phi1, a1 cos ओमेगा टी इंटू साइन phi1 प्लस ये जो प्लस
हमने लगाया था, इस प्लस को मेंशन करेंगे। अब A2 को मल्टीप्लाई कीजिए, A2 साइन ओमेगा टी इंटू क्या था कॉस फाई 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। क्लियर है? हमने क्या कर दिया, A1 और A2 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो A1 को मल्टीप्लाई किया तो A1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 हो गया, ये प्लस यहाँ पर लगाया A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 हो गया, और A2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2 हो गया। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी प्रेजेंट है बच्चों। क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूँ मेरी तरफ ध्यान दो, क्लियर, ध्यान से सुनो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। क्लियर है? फिर समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है और साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, बराबर है। तो वेरिएबल कौन हुआ, A1 यहाँ पर था, A1 A2 यहाँ पर था, तो A1 को मैं cos फाई के साथ लिख दूंगा, A1 cos फाई 1 हो जाएगा, और A2 को cos फाई 2 के साथ लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, A2 cos फाई 2 था। तो अगर मैं क्या करता हूँ, साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालता हूँ, तो साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल के मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन निकाला, इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिलेगा मुझे, A1 cos फाई 1, A1 cos फाई 1 प्लस A2 को मल्टीप्लाई करूंगा, A2 cos फाई 2 मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। फिर कौन सी साइन थी, प्लस की साइन, वो प्लस की साइन मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कॉमन cos ओमेगा टी, और यहाँ पर भी कौन है, cos ओमेगा टी, लेकिन A1 वेरिएबल था, साइन फाई 1 भी वेरिएबल था, तो A1 साइन फाई 1 के साथ चले जाएगा और A2 साइन फाई 2 के साथ चले जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर इस स्टेप में, cos ओमेगा टी कॉमन था तो cos ओमेगा टी को मैंने लिख दिया, इनसाइड द ब्रैकेट क्या मेंशन करूंगा बच्चों, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, तो A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्टी, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन। ये जो इक्वेशन मुझे ऑब्टेन हुई है, इस इक्वेशन को मैं क्या मेंशन करूंगा, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्या होगी ये, इक्वेशन नंबर 1, ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। अरे क्लियर है? हम लोग कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, ये जो इक्वेशन थी A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2, बराबर है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे A1 प्लस A2, ये दोनों एम्पलीट्यूड हो गए कि नहीं हो गए, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये फाई 1 फेज एंगल ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फाई 2 फेज एंगल ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो अगर इन एम्पलीट्यूड्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसी तरह से फेज एंगल्स को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फेज एंगल, क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फेज एंगल। तो जो एम्पलीट्यूड मुझे मिला उस एम्पलीट्यूड को मैंने बोला आर, A1 प्लस A2 को ऐड करेंगे तो आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला, cos को इसी मेंशन किया, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फेज एंगल, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों, डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा से। क्या मिल गया, आर cos डेल्टा, क्या मिल गया, आर cos डेल्टा। ये इक्वेशन होगी अपनी। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत, ये इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही आपको, अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या सबको, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो। यहाँ पे स्टार लगाता हूँ मैं ताकि दूर से चमके, अरे समझा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। इसी तरह से आप बताइए A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 है, तो किसके बराबर हो जाएगी, आर साइन
डेल्टा के बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो मैंने क्या लिख दिया आर साइन डेल्टा, यहाँ पे आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, डेल्टा क्या हो गया रिजल्टेंट फेज एंगल हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 हो जाएगी। कोई डाउट? अरे बोलो ना भाई, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया बराबर। ये जो इक्वेशन मुझे ऑब्टेन हुई है ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बोलो? थर्ड इक्वेशन हो जाएगी मेरी। क्लियर है? इस पे भी स्टार लगा दिया मैंने। ये जो इक्वेशन मिली मुझे कौन सी होगी? इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत? अभी क्या करना है, इस वैल्यू की प्लेस पे क्या रखना है मुझे? आर कॉस डेल्टा। इस वैल्यू के प्लेस में मुझे क्या रखना है? आर साइन डेल्टा। तो कितनी इक्वेशंस यूज होंगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अरे क्लियर है? तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस यूज किया मैंने? अरे बोलो थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशंस यूज किया। तो क्या मिल जाएगा मुझे? x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी था, इसको ऐसे ही लिखा, इनटू क्या हो गया बच्चों? r cos डेल्टा। a1 cos phi1 a2 cos phi2 प्लेस पे रखूंगा r cos डेल्टा। बोलो ना भाई, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अरे बोलो, समझ में आया सबको? प्लस था तो प्लस लगाया, cos ओमेगा टी इनटू क्या हो जाएगा? इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? r sin डेल्टा। तो मैंने लिख दिया r sin डेल्टा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई भाई? अब यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। आर मतलब क्या? राजा राजकुमार नहीं, आर मतलब क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैं कॉमन निकालूंगा। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को आप कॉमन निकालेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉमन निकल गया, इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा बच्चों? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा। दिख रहा है क्या? दिखा मेरे भाई? प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू क्या मिल जाएगा? साइन डेल्टा। अरे बोलो ना भाई, समझ में आएगा पूरी पब्लिक को? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? इतना बात समझ में आएगी नहीं? तो मालूम ये पड़ा आर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। ये इसी फॉर्मूले के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो ना भाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इतना बात समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मेंशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ओमेगा टी की, ये किसकी वैल्यू होगी? ए। और जो डेल्टा हो गया वो किसकी वैल्यू होगी बोलो? बी की वैल्यू। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन अपनी ऑब्टेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बोलो? x इज इक्वल टू आर जैसा था वैसे ही लिखा मैंने, आगे क्या हो जाएगा? साइन ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा। इतना मैंने मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज़ x is resultant displacement, r is resultant amplitude and delta is resultant phase angle। तो किसी ने भी पूछ लिया अगर आपसे ये दो SHMs क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो उस दौरान जो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? तो आपको क्या बताना है? x is equal to r sin omega t plus delta। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, एक बार तो देख लो, पूरी मन की आंख से देखो, पूरा संसार दिखाई देगा। एक बार देख लो, कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे जल्दी से। क्लियर? अब मैं आपको करता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कितने पार्टिकल कंसीडर किए? दो पार्टिकल कंसीडर किए थे बच्चों, जो सेम एक्सिस के क्रॉस सेम टाइम पीरियड के साथ क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। उनका क्या डिफरेंट था? सिर्फ और सिर्फ, अरे बोलो, एम्पलीट्यूड। क्या डिफरेंट था? एम्पलीट्यूड। और क्या अलग था? फेज एंगल। इतना बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? फर्स्ट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a1, सेकंड का a2, फर्स्ट वाले का फेज एंगल phi1, सेकंड वाले का कितना हो गया? phi2। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या हुई? a1 sin omega t plus phi1। सेकंड पार्टिकल की क्या हुई बच्चों? x2 is equal to a2 sin omega t plus phi2।
तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो x1 की जगह पे उसकी इक्वेशन रखा, x2 की जगह पे उसकी इक्वेशन रखा, फिर क्या किया मैंने, a1 को यहाँ से बाहर निकाला, a2 को मैंने यहाँ से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना था। यहाँ पर साइन के साथ कुछ दिखाई दे रहा है क्या बाहर आपको? नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, a1 को बाहर निकाला ताकि ये ऐसी फॉर्म में दिखाई दे जैसा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फिर इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये वैल्यू आई। यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, तो ये वैल्यू आई। क्लियर है? फिर क्या किया मैंने, ब्रैकेट को ओपन किया, a1 और a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a1 और a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशंस मिल गई। फिर क्या किया मैंने, sin ओमेगा t और cos ओमेगा t को कॉमन निकाला, तो ये इक्वेशन मिल गई, a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 किसी साथ sin ओमेगा t के साथ। बहुत इजी है, sin के साथ cos वाली टर्म आएगी और cos के साथ sin वाली टर्म आएगी। फिर उनको मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया, मैंने कंसीडर किया कि a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, a1 plus a2 ये इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, जिसको मैंने r बोला। और phi 1 phi 2 दो फेज एंगल मिलेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फेज एंगल मिलेगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा, r cos डेल्टा। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिल गया, r sin डेल्टा मिल गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस को यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया r cos डेल्टा, और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, r sin डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये इक्वेशन कैसे फॉर्म में फॉर्म हो गई, a प्लस b के फॉर्म में, तो मैंने कैसे लिख दिया, x r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, व्हिच इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। आगे हमारा टॉपिक आने वाला है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हमारा टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो अपने को मिल गई। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है? और अलग अलग फेज एंगल्स फिर उसकी वैल्यू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। आफ्टर दैट क्या मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फेज एंगल। क्या मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फेज एंगल। कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक, आगे का टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, आर से। आर मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जरूरी है कि R इज इक्वल टू बराबर, हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस थी, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस थी, तो बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, क्लियर है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्राइव करने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन मेंशन किया था, उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बराबर है, वी विल बी एबल टू डिटरमाइन, we will be able to derive the equation of resultant amplitude। क्लियर? तो क्या थी सेकंड इक्वेशन, क्या थी सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं थर्ड इक्वेशन को मैं फर्स्ट लिखता हूं, तो क्या था, r sin डेल्टा इज इक्वल टू, r sin डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास r cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। क्लियर? ये लिख दिया हम लोगों ने। अभी क्या करना है, हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग अबव इक्वेशन, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग अबव इक्वेशन। इन इक्वेशंस को क्या करना है, स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग अबव इक्वेशन, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर कॉस डेल्टा का सम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा की वैल्यू क्या थी, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2। तो क्या लिख दूंगा मैं, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, ये मेंशन कर दिया मैंने, द होल स्क्वायर प्लस क्या है वैल्यू, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2
द होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं सिंस, क्या जानते हैं फॉर्मूला, सिंस फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर है? इस फॉर्मूले का यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, कहां पर, इस केस में और इस केस में इन फॉर्मूलेस को यूज किया जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों मैचिंग है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो दोनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 द होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस 2a1 a2 साइन phi 1 इंटू साइन phi 2। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एक्सपांड किया बच्चों, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, कोटेंशियल कोई ऑब्जेक्शन। फिर ये प्लस साइन थी तो इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे चलते हैं, अभी a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस 2a1 a2 cos phi 1 इंटू cos phi 2। इन वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए आप। अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी क्या है, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा, आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बचा। क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आर स्क्वायर बचा तो अब यहाँ पर देखिए a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ। अब यहाँ पर भी क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है मुझे, यहाँ पर भी यही स्ट्रेटेजी है मेरी कि किसी भी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके कितना कर दूं, 1 कर दूं। तो देखो कैसे करूंगा मैं, मैचिंग करूंगा। यहाँ पर भी a1 स्क्वायर, यहाँ पर भी a1 स्क्वायर, a1 कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर phi 1 cos स्क्वायर phi 1 बराबर। फिर यहाँ पर मैचिंग करो, a2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर phi 2 cos स्क्वायर phi 2 एक साथ लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे 2a1 a2 मैचिंग हो गया, एक ही बार लिखना है, इसको बाहर कॉमन निकाल लूंगा और बाकी इनको साथ में लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लोर करूंगा। देखो ध्यान से, तो a1 स्क्वायर को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, तो a1 स्क्वायर को मैंने पहली फुर्सत में कॉमन निकाला, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर phi 1 प्लस कॉस स्क्वायर phi 1। तो साइन स्क्वायर phi 1 प्लस कॉस स्क्वायर phi 1 दिखा, प्लस इसी तरह से a2 स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा बच्चों, तो क्या मिल जाएगा मुझे, a2 स्क्वायर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर phi 2 प्लस कॉस स्क्वायर phi 2। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर phi 2 प्लस कॉस स्क्वायर phi 2 मुझे कॉमन मिल गया। a2 स्क्वायर को कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर phi 2 प्लस कॉस स्क्वायर phi 2 की वैल्यू मिल गई। आफ्टर दैट प्लस साइन थी, उस प्लस साइन को मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। अभी 2a1 a2 को मैं कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2a1 a2। क्लियर है? साइन phi 1 साइन phi 2, साइन phi 1 इंटू साइन phi 2 प्लस cos phi 1 इंटू cos phi 2, ये वैल्यू मैंने रख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला हमको यूज करना है, बराबर है। क्या फॉर्मूला पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। सेकंड फॉर्मूला जो यूज करना है यहाँ पे वो क्या होता है, तो सेकंड फॉर्मूला जो यूज करना है वो किसका फॉर्मूला था, cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ नीचे मेंशन करता हूं मैं। क्लियर है? एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, cos a इंटू cos b बराबर है। अगर यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस
साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूलेस होते हैं जो आपने मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा बाय हार्ट किया होगा। क्लियर है? तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो a1 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a2 स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू अप्लीकेबल होगी वो कौन सी होगी, cos a माइनस बी, a की प्लेस में क्या वैल्यू आएगी phi 1 और b की प्लेस में वैल्यू क्या आ जाएगी phi 2। दिख रहा है क्या होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a cos b, देखो cos phi 1 into cos phi 2 है कि नहीं है, प्लस साइन लगाया। आफ्टर दैट sin phi 1 into sin phi 2 किसके बराबर हो गया, sin a into sin b के बराबर हो गया। क्लियर है? बहुत इजी बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस phi 1 माइनस phi 2। दिख गया? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब क्या हो गया, आर के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये किस में चले जाएगा, अंडर रूट में चले जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, ये वैल्यू मिल गई। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको ऑब्टेन हुई है बच्चों, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हो गई। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। क्या हो गई, एक बार रिकॉल करो मेरे साथ। r is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2। क्लियर है? कैसे हुआ समझ में आया बच्चों? मैं एक बार तो फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करने में ऑब्टेन किया था, उन्हीं सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस पे यहाँ पर मेंशन करेंगे, उनको स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा मिल गया। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर मैचिंग, तो आर स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा मिल गया। आफ्टर दैट इसमें और इसमें और इसमें मैंने क्या किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, तो इन वैल्यूज को मैंने ऑब्टेन किया। क्लियर है? यहाँ पर a1 कॉमन था तो a1 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, sin स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 1 मिल गया। a2 कॉमन था, a2 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर phi 2 प्लस cos स्क्वायर phi 2 ऑब्टेन हो गया। और यहाँ पर 2a1 a2 था तो क्या मिल गया, sin phi 1 इनटू sin phi 2 प्लस cos phi 1 इनटू cos phi 2 ऑब्टेन हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आई। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। समझ में बच रही? क्लियर है? अलग अलग फेज एंगल के लिए इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखने जा रहे हैं डिफरेंट फेज एंगल्स के लिए। क्लियर है? तो स्पेशल केसेस ऑफ रिजल्टेंट फेज एंगल देखेंगे। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फेज एंगल फॉर, तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फेज एंगल नहीं, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर डिफरेंट फेज एंगल्स। क्लियर? अलग अलग केस देखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखना है किसके लिए, अलग अलग फेज एंगल्स के लिए बात करना है हमको। समझ में बात ही नहीं, देखो ध्यान से। तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या थी, एक बार तो रिकॉल कर दो। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी जनरल इक्वेशन थी, बराबर है। केस 1 देखते हैं हम लोग। केस 1, when phi 1 minus phi 2 is equal to कितना है, 0 डिग्री है। phi 1 minus phi 2 कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है? cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई।
तो इसीलिए हमारी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 बराबर है cos phi1 माइनस phi2 की जगह पे रखूंगा 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन किसकी है आप बताइए, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है ये? तो क्या लिख देंगे हम लोग, a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, यानी अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, a1 प्लस a2 इक्वल टू क्या मिल गया, r मिल गया। मालूम का पड़ा, इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों? ये एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल के सम के बराबर है। अरे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं क्या मेंशन करेंगे हम लोग, इफ अगर क्या हो जाए बोलो, ये मेंशन करेंगे इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू a प्लस a तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, 2a हो जाएगी। क्लियर है? कितना हो जाएगी बोलो, 2a। ये मिल गया हम लोगों को, बराबर है। क्या मेंशन करेंगे हम लोग, इस केस में हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है बोलो, मैक्सिमम है। कोई दिक्कत? तो phi1 माइनस phi2 के बीच का एफएस एंगल कितना है, 0 डिग्री है। यानी पार्टिकल्स क्या थे, सेम फेज में थे। क्या कैसे फेज में थे, सेम फेज में, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम मेंशन करके व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज, आर इन फेज देन वैल्यू ऑफ आर यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। इनकी वैल्यू क्या होगी बोलो, मैक्सिमम होगी। ये देखा गया यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकंड केस पे चलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो केस 1 देगा, केस 1 के बाद क्या आएगा हमारा, केस 2 आएगा। केस 2 क्लियर है? केस 2 में क्या हो जाएगा, व्हेन phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू कितना हो जाए, पाई हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, बराबर है। तो cos पाई कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। क्लियर है? cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारे लिए r इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a1 a2 हो जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा हमको, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। क्लियर है? ये रूट से बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, r इज इक्वल टू a1 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, a2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये वो केस है जिसमें बोलो r की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे क्या हो गया, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए बोलो, a हो जाए। तो क्या प्लेस करेंगे हम लोग, r इज इक्वल टू a माइनस a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अभी क्लियर मालूम पड़ गया हमको कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं, तो उस दौरान क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हम लिखेंगे व्हेन पार्टिकल्स आर इन अपोजिट फेज, व्हेन पार्टिकल्स आर इन अपोजिट फेज। क्लियर है? व्हेन पार्टिकल्स आर इन अपोजिट फेज then value of resultant amplitude r is minimum। वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी बोलो, मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस केस में वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। क्लियर है? थर्ड केस देखते हैं हम लोग। तो जब थर्ड केस देखेंगे तो क्या मालूम पड़ता है, केस 3। केस 3 व्हेन phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू कितना, पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। तो cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। क्लियर? देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
इंटू 0। क्लियर है? तो क्या वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई हुई क्या हो जाएगी, 0। बचेगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचा, अरे बोलो क्या लेफ्ट हुआ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ। जब फेस एंगल कितना हो गया बच्चों, अरे बोलो मेरे भाई, कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या मेंशन किया, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, a। इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, यानी क्या हो जाए, जब एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो इस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या था, a प्लस a। दिख रहा है? तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2a स्क्वायर। a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a हो जाएगा। अरे क्लियर है? क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2, 1.414a। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये ऑब्टेन हो जाएगी हम लोगों को। कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? तो ये कंडीशन होगी हमारी कब, जब एम्पलीट्यूड क्या था, अरे बोलो जब फेज एंगल कितना था, π/2 था। अरे बराबर है? कोई दिक्कत, इतना बात समझ में कि नहीं? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की स्पेशल केसेस हम लोगों ने देख लिया और ये टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बराबर है? आगे हम लोग जो देखने वाले रिजल्टेंट फेज एंगल के टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। किसको, रिजल्टेंट फेज एंगल।